Good evening, class. It is 8 p.m. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Yes. Hope everyone have marked their attendance in the chat box. Okay. So, let us start the topic. हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ओके. सो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं पहले 5 मिनट में कि हम लोगों ने अभी तक क्या टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. ये आपका बुक 2 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का. जिस स्क्रीन मेरा चला गया. यस. दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर. सो सबसे पहले हमने आपको बताया था पॉइंट, लाइन एंड प्लेन के बारे में, जो कि आप इससे पहले भी 7-8 क्लास में पढ़े होंगे. आफ्टर दैट वी डिस्कस कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड अ डिस्टेंस. कोऑर्डिनेट एक्सिस हम किसे कहते हैं. ओके. एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड बिटवीननेस. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया 2, 3, 4, 5, 6. ओके. सो अगर आपसे कोई पूछे डैट व्हाट क्वांटिटीज आर इन बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन सी नंबर्स यहाँ पे आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5. ओके. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट मीन्स 2 और 6 के बीच में मिडिल पॉइंट कौन सी है, सो यू विल से 4. 2 से 2 स्टेप आप जाओगे देन इट इज 4. या if you come back 2 step from 6 then it is 2 step. Okay, so 4 is the midpoint. In last class we have started the discussion of conditional statement and proof. So इसमें हमने देखा था कि थ्योरम किसे कहते हैं, थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कैसे होती है, इनडायरेक्ट प्रूफ कैसे होती है. तो डायरेक्ट प्रूफ का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर दो लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होती है, इक्वल होती है. ये मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था पिछले क्लास में. ओके. सो ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 ये आपका लगभग खत्म होने वाला है. ओके. सो टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट, कंडीशनल स्टेटमेंट की इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 2 दैट इज पैरेलल लाइन. ओके. ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. आपको कुछ क्वेश्चंस होगी तो वो क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे मूव करेंगे. आपका चैप्टर नंबर 2 है पैरेलल लाइन. देयर आर टोटल 5 chapters in semester 1. So right now we are discussing chapter number 1, basic concept in geometry. Okay. So this is practice set 1.1. होप आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 आप बना लिए होंगे. अगर आप नहीं बनाए होंगे तो आपको ये ट्राई करने होंगे. राइट. This is practice set 1.2. There are 4 questions in practice set 1.2. Those who have solved practice set 1.2 please raise your hand. जो लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 बना चुके हैं you can raise your hand. Yeah, even if you try then please raise your hand. और
निधि, तानाजी, आयुष, सोहम, चार लोगों ने हैंड रेज किया। देर आर आई थिंक 9 पीपल इन द क्लास। बाकी लोग, at least you have to try. There are 4 questions. Okay, now you can lower your hand. Okay, मनसी, आपने भी बना लिए हैं, प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, मैं जस्ट पूछ रहा था that who have solved exercise 1.2. Okay, actually we are, this topic is mathematics. Okay, and mathematics is all about a practice. आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स आपका उतना स्ट्रांग होगा। ओके, इफ यू डू इन अ प्रैक्टिस देन यू नीड नॉट टू इवन राइट योर नोटबुक। ओके, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो तो आपको सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी याद हो जाएंगे, तो आपको नोटबुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद, राइट। सो आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे अगर आप में से कुछ स्टूडेंट अगर स्पीड मैथमेटिक्स की क्लास अगर अटेंड किए होंगे या करते होंगे, ओके, तो स्पीड मैथमेटिक्स की क्लास में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन करना। ओके, फॉर एग्जांपल 34 इज मल्टीप्लाइड बाय 57, 942 इज मल्टीप्लाइड बाय 854। ओके, सो 10-15 सेकेंड में ये हमें इसका हमें आंसर फाइंड करने होते। ओके, सो स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे तो इट विल टेक इवन 1 मिनट। ओके, ये 1 मिनट भी ले सकता है, 2 मिनट भी ले सकता है। ओके, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इफ यू डू सम प्रैक्टिस देन इट विल टेक 15 to 20 सेकेंड टू टेल द आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, ये साइंस नहीं है या हिस्ट्री नहीं है कि आपने याद कर लिया, याद हो गया। ओके, this is math, so you have to do practice. Okay, so this is practice set 1.2. Now let us go to the topic. Yes, हमने पिछले क्लास में इक्विलेट की थ्योरम के बारे में पढ़ा था। द फर्स्ट इज देर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर आप एक पॉइंट ड्रॉ करते हो तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट आपके पास है तो इस 2 पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हो। थर्ड पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट। ओके, अगर आपको सर्कल बनानी है तो किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे और घुमा करके सर्कल बना दोगे, राइट। ऑल राइट एंगल आर कंग्रुएंट ईच अदर। ओके, जो भी राइट एंगल्स होती है वो आपस में कंग्रुएंट होती है। आपने कंग्रुएंट क्लास 8 में पढ़ा होगा। एंड द फिफ्थ वन इज हमने देखा था कि इफ two line is like this and there is one transversal, so if the sum of angle 1 and angle 2 is less than 180 degree, तो ये क्या होगा, ये लाइन कहीं जाकर के आपस में मिल जाएगी। ओके, मींस इट दिस लाइन विल नॉट बी पैरेलल। सो मैं काफी शॉर्ट में अभी मैं डिस्कस किया। सो इफ यू नीड रिवीजन और इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम दिस इक्विलेट 5 थ्योरम, आप यहाँ पे इस 5 थ्योरम में से कोई थ्योरम को आप नहीं समझ पाए तो आप पिछले क्लासेस की जो रिकॉर्डेड वीडियोस होगी यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। ओके, सो पिछले क्लासेस में हमने ये थ्योरम भी प्रूफ करना सीखा दैट the opposite angle formed by two intersecting lines of equal measure. Okay, एक्चुअली ये थ्योरम आपको क्लास 8 में ही पढ़ने थे, बट यहाँ पे चूंकि हम पढ़ रहे हैं दैट थ्योरम के बारे में। थ्योरम को क्या किया जा सकता है, थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे the sum of the all interior angle of a triangle is 180 degree, you have to prove, then आप क्या करोगे, कुछ
लॉजिक दोगे और उस लॉजिक की मदद से उसे प्रूव कर सकते हो. ओके, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ प्रूफ. द फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट मेथड. ओके, so direct method का example, this one is example of direct method. Now come to the indirect method of proof. so यहाँ पे मैं आपको डिक्टेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3. so it is given that a number greater than 2 is odd. means वैसी नंबर दो, वैसी प्राइम नंबर जो 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2, वो क्या होगी? प्राइम नंबर होगी. ओके, सो नंबर which is greater than just wait, prime number greater than 2. तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, सभी लोग दो दो प्राइम नंबर बताएंगे माइक ऑन करके. मैं जिनका नाम लूंगा दे हैव टू टेल 2 example of prime number which is greater than 2. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा 3, 5. ओके, दूसरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल 11, 7. ओके, मीन्स यू मीन्स कोई भी रिपीट नहीं करेंगे. ओके, सो मैं 1 by 1 नाम आपका कॉल करूंगा एंड यू हैव टू टेल prime number greater than 2. okay, so Soham please unmute your mic and tell 2 example of prime number which is greater than 2. Sir, I am audible. Yes, you are audible. Sir, the first number is 31 and second is 41. Okay, 31 and 41. 41. ओके, ये इन्होंने सोहम ने 2 एग्जाम्पल दिया, राइट. कुछ स्टूडेंट, जब भी मैंने नाम पुकारने के बारे में बोला, 2 स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लास which is not good thing. Second student Perth. पर्थ, आप माइक ऑन करके 2 प्राइम नंबर का एग्जाम्पल दीजिए which is greater than 2. Okay, I think he is not available. Next is Manish. Manish, are you available? Okay, no problem. After Manish, Ayush. Yes, sir. Yes, First Ayush. 19 and second 29. 19 and 29. So 19 and 29 given by Ayush. Next is Nidhi. पार्थ. हाँ पार्थ, बोलिए. सर 31 and 37. 31 पहले ही बताया गया है, तो मैं आप यू हैव टू टेल वन अनदर एग्जांपल. 37 को मैं कंसीडर कर रहा हूँ. ओके, 5. वेरी गुड. नाउ निधि. Yes, ma'am. Nidhi? Yes. Yes. First is
1 3 13 and second one is 1 7 17. Okay, 1 3 13, 1 7 17. Very good. Tanaji Yuvraj, please tell two prime number which is greater than 2. I am audible. Yes, audible. There are infinite prime number which is greater than 2. First is 3 and Yes. second 37. 37 इन्होंने बोल दिया है और 3 मैं बोल चुका हूँ. टेल सम अनदर एग्जाम्पल. First is 11 Yes. and second 59. 59. ओके. उसके बाद अब बारी है MANSI मनसी की. प्लीज अनम्यूट योर माइक. Yes. 87 and 71. 87 and 71. Now it is turn of Om. I think he left the class. Yes, सभी लोगों का हो गया. Now let us come to the topic. This is just for to make class interactive. Okay. So जैसा कि मैंने पूछा कुछ स्टूडेंट बहुत ही आसानी से जवाब दिए. Some student take some time. Right. So since you are a student of class 9, so you should remember some prime number. Okay. So 2 से 100 के बीच में जैसे 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 41 43 47. There are 15 prime number from 1 to 50 and 10 more prime number when you go to 51 to 100. So ये आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बने रहना चाहिए that which number is prime or which is not between 1 to 100. Okay. इससे आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होगी. Now let us come to the topic. Let me erase. So right now we are discussing that how to prove a theorem using indirect method. Okay. So यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, एक स्टेटमेंट दिया गया है. अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड. मीन्स 2 से जितनी भी बड़ी प्राइम नंबर है वो क्या होती है? ऑड होती है. तो आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अगर 2 को छोड़ दे उसके बाद आप राइट साइड में आप देखो. सो ऑल द प्राइम नंबर आर ऑड. जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी क्या है? ऑड. ओके. तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिया गया. इफ p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 देन इट इज ऑड. ओके. मीन्स 2 से ग्रेटर कोई भी प्राइम नंबर ऑड होगी. ओके. सॉरी, अगर कोई भी प्राइम नंबर, इफ अ प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 2 देन इट इज ऑड. ओके. इसका अगर आप कन्वर्स करोगे देन इट इज नॉट ट्रू. अगर आप ये बोलोगे इफ एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 2 तो वो प्राइम होगी क्या? इज इट ट्रू और फॉल्स? कोई प्राइम नंबर, कोई ऑड इंटीजर जो कि 2 से बड़ी है
odd number which is greater than 2, ये प्राइम नंबर होगी या नहीं होगी. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल. 3, 5, 7, 9. Okay, so 3, 5, 7, 9 are odd number and it is greater than 2, right? So 3 is prime, 5 is prime, 7 is prime, but 9 is not prime. Why 9 is not prime? Because 9 have 3 factor, 1, 3 and 9. But according to definition of prime number, a prime number can be said when it has 2 factor, 1 and itself. किसी भी प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर्स होती है, 1 और itself. फॉर एग्जाम्पल 5 की फैक्टर क्या होगी? पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 5. 43 की फैक्टर क्या होगी? द फर्स्ट फैक्टर इज 1, सेकेंड इज 43. Okay, so let me erase. So we have to prove p is an odd number. Okay, so यहाँ पे प्रूफ में सपोज कर लिया गया. लेट अस सपोज दैट p is not an odd number. Okay, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होती है, हमें कुछ अपोजिट कंसीडर किया जाता, हमें कुछ अपोजिट कंसीडर करना होता है. जैसे हमें p को ऑड नंबर प्रूव करनी है, तो हमने क्या किया, हमने ये सपोज किया कि ये नंबर ऑड नहीं है. ओके, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड में क्या किया, यहाँ पे हमने बोला दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री. ओके, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 is 180, angle 2 plus angle 3 is 180. Okay, so comparing RHS, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 is equal to एंगल 3. Okay, तो यहाँ पे हम वैसा नहीं किए. Okay, so that is called as direct method. और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, this is indirect method. So P is not an odd number. अगर P odd नहीं है तो वो क्या होगी? If a number is not odd, then it is even. अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4, ओके, और आपसे पूछा जाए डैट कि कोई एक नंबर जो कि 1 से बड़ी है वो ऑड नहीं है, तो आप बोल दोगे इट शुड बी इवन. ओके, सो इफ अ नंबर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, बट इट इज गिवन दैट p is a prime number greater than 2, so 1 p are the only divisible of p. Okay, so पहला यहाँ पे कंक्लूजन आया, हमने क्या किया, p को ऑड नंबर मान लिया, मींस p ऑड नंबर नहीं है, राइट, ऐसा हमने सपोज किया. सो इफ p इज नॉट एन ऑड नंबर देन इट शुड बी इवन. अगर वो इवन है तो 2 से डिविजिबल होगी. बट प्राइम नंबर क्या बोलती है कि प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर्स होगी, 1 एंड इटसेल्फ. सो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट एंड बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, मींस अपोजिट स्टेटमेंट है. सो हमने जो ये एजम्पशन यहाँ पे किया, दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, द एजम्पशन दैट p is not odd is false. Okay, this proves that prime number greater than 2 is odd. ओके, तो यहाँ पे जो लिखा था मैंने उसे समझाने की कोशिश किया. कुछ स्टूडेंट यहाँ पे समझे होंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे. सो इस तरीके के आपको प्रूव करने को आगे मिल सकता है, तो ये सारी चीजें और भी क्लियर होगी. आपने क्लास 8 में जब ट्राइंगल पढ़े होंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, तो वहां पे बहुत सारी प्रूफ करने के लिए आपको थ्योरम आया होगा. ओके, सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.3. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म.
So opposite angle of a parallelogram are congruent. Okay. So इसे आप क्या लिखोगे? You can write it as if the opposite angle of a parallelogram are congruent. We have to write this statement in the form of if and then. Okay. तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे that parallelogram हम किसे कहते हैं? This is called as parallelogram. Can anybody tell what is parallelogram? You can raise your hand. What is parallelogram? Yes, Tanaji. The opposite side of parallelogram is parallel. Okay, opposite sides is parallel. So मैंने parallel यहाँ पे बना दिया. Anybody else wants to say? Opposite angles. Yes, आपकी बारी अब खत्म हो गई. Now second student. पैरेललोग्राम जैसे मैं आपको बोला तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा. So anybody wants to say? Yes, Mansi. The diagonals of parallelogram are congruent. ओके, डायगोनल क्या होगी? कन्ग्रुएंट. कन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पे क्या होगी? इफ टू लाइन सेगमेंट इज कन्ग्रुएंट देन इट इज इक्वल इन लेंथ. सो पैरेललोग्राम के बारे में और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? इफ एनीबॉडी वांट्स टू से देन यू कैन रेज योर हैंड. इफ डू नॉट वांट टू से देन इट्स ओके. यू कैन स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश. ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में बोलना है. ओके. सो यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्मेट में लिखनी है, राइट? सो यू कैन राइट एज इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जो 4 साइड से क्लोज बाउंडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ओके. इफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल opposite angles of a quadrilateral are congruent, then it is parallelogram. Okay, so then it is parallelogram. सो अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो. ओके, क्वाड्रिलेटरल. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एंगल and this angle, if this angle will be equal then it will be parallelogram. Parallelogram को हम parallel देके GM ऐसे भी लिखते हैं. ओके. Quadrilateral when 4 line segment meet, okay, then it is called as quadrilateral. Similarly, you can write क्वेश्चन नंबर 2 इन द इफ देन फॉर्मेट. सो दूसरी क्वेश्चन क्या कहती है? दैट द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ओके. सो इसे आप बोलोगे इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज सेड टू बी रेक्टेंगल. ऐसा बोल सकते हैं क्या? लेट मी चेक. दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल किसे कहते हैं? एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसकी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री की होती है. ओके, वैसी पैरेललोग्राम जिसकी वर्टिकल एंगल 90 डिग्री की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं.
So the diagonal of a rectangle are congruent. इस रेक्टेंगल के डायगोनल क्या है? कन्ग्रुएंट है। तो इसे हमें इफ देन फॉर्मेट में लिखनी है। सो कैन एनीबडी टेल हाउ कैन वी राइट दिस एज इफ देन फॉर्मेट? Yes, yes, Mansi. If the diagonals are congruent, then Yes. yes, sir. If the diagonals are congruent, then it is a rectangle. Okay. Nidhi. Yes, sir. If the diagonals of a quadrilateral are congruent, then it is rectangle. Okay. Anybody else wants to say? Tanaji, yes. If diagonals of quadrilateral are congruent, then it is called a rectangle. Okay. Diagonal of a quadrilateral is congruent, then it is called a rectangle. Okay. यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के जगह पे आप पैरेललोग्राम का भी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज सेड टू बी रेक्टेंगल. इसे आप घर पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा. मुझे थोड़ा सा डॉट लग रहा है डेट वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. In an isosceles triangle, the segment joining the vertex and midpoint. So, what is isosceles triangle? Who wants to tell? Please raise your hand. Isosceles triangle हम किसे कहते हैं? Yes, Tana ji. Length of two sides of triangle are same. It is called a isosceles triangle. Okay, Mansi, आप बताइए. If a triangle in an isosceles, then segment joining vertex of a triangle and midpoint of the base is perpendicular to the base. Okay, द सेगमेंट आपने तो इसे इफ देन स्टेटमेंट में पढ़ के बताया. ओके, आई एम आस्किंग व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. ओके, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल बी विल आल्सो इक्वल टू एंगल सी. सो द क्वेश्चन इज गिवन दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट of the base is perpendicular. मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर. आपको इसे इफ देन स्टेटमेंट में लिखनी है. Yes, so you can write as if the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, then it is an isosceles triangle. So you can write like this. Now come to the question number 2. Write converse of the following statement. So I will discuss one question. The diagonal of a rectangle are congruent. Okay. सो रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती है? कन्ग्रुएंट होती है. ये हमने अभी ऊपर में पढ़ा. सो इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कन्ग्रुएंट, नहीं, यहाँ पे हमें इफ और देन नहीं लगाना है. इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर कन्ग्रुएंट, सो इसे हमें क्या करनी है? कन्वर्स में लिखनी है. मीन्स उल्टा करके लिखना है. जैसे द नंबर ग्रेटर देन द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज
ऑड, 2 से जितनी बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, ऑड होती है, बट इसका अपोजिट सही नहीं होता है। सो यहाँ पे द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कन्ग्रुएंट, इसे हमें कन्वर्स करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे, क्या कोई बता सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? Yes, Tanaji, you can try. The diagonals of rectangles are not congruent. नहीं, ये तो आपने ये नेगेटिव सेंटेंस बता दिया, राइट। यहाँ पे कन्वर्स कहने का मतलब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जस्ट कम टू so let us see the sentence. If a quadrilateral is a rhombus, then its diagonal are perpendicular bisector of each other. अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है, सो उसकी डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। इसकी कन्वर्स यहाँ पे क्या लिखा है, if the diagonal of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other, then it is rhombus. So you can write it as, if the diagonals are congruent of a parallelogram, then it is called as rectangle. Okay, you can write like this. Similarly, you can solve question number 1 and 2. So now coming to the problem set 1. So problem set 1 किन लोगों ने solve किया है? If you have tried problem set 1, then please raise your hand. अगर आपने नहीं ट्राई किया है प्रॉब्लम सेट 1, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ प्रॉब्लम सेट 1, ओके। एंड आपको जो भी क्वेरी होगी, सो हम कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिनमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स होगी, वो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मैं देयर आर 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेट 1. सो आई होप कि अगले क्लास में आने से पहले आप 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आना। सो प्रॉब्लम सेट 1 में आपको कोई अभी तक कुछ क्वेरी भी है क्या? इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. आई विल डिस्कस द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल मूव टू द चैप्टर नंबर 2. Question number 7. Okay. Write the following statement in conditional form. Okay. Every rhombus is a square. Okay. Every rhombus is a square. Okay. तो rhombus क्या होती है पहले मैं बताता हूँ. rhombus एक वैसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी all 4 sides are equal and the diagonal bisect each other at 90 degree. स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर में भी all 4 sides are equal in case of square, diagonal bisect each other at 90 degree and the vertex angle is also 90 degree. But in case of rhombus, ये जो vertex एंगल यहाँ पे होती है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री की नहीं होती है. ओके. सो इन केस ऑफ स्क्वायर, वर्टेक्स एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड द साइड्स आर इक्वल. ओके. सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितनी भी रोम्बस होती है वो स्क्वायर होती है. तो ये क्या है? बिल्कुल गलत बात है. ओके. मीन्स
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इफ वी कंसीडर दिस रोम्बस, तो इस स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए, ये 90 डिग्री चाहिए। ओके, सो यहाँ पे तो 90 डिग्री है नहीं, सो दिस रोम्बस विल नॉट स्क्वायर। तो हमें इसे कंडीशन यहाँ पे लगानी है। ओके, ये गलत है ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, सो टू करेक्ट वी नीड अ कंडीशन। सो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, डेट अ रोम्बस, मैं यहाँ पे लिखता हूं a rhombus is said to be square a rhombus is said to be a square if the vertex angle is of 90 degree, is of 90 degree। और इसे आप या लिख सकते, you can write also like this। so यहाँ पे हमें कंडीशन लगाया। ओके, मीन्स रोम्बस को हम स्क्वायर तभी बोलेंगे जब रोम्बस की वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होगी। इफ द वर्टेक्स एंगल ऑफ द रोम्बस इज नॉट 90 डिग्री देन इट इज नॉट सेड टू बी स्क्वायर। ओके, सो होप आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। Similarly, you can solve question number 2, 3, and 4 when we will meet in the next class. Then I will ask you that if you have any query in chapter number 1, तो जो भी query होगी तो आप फिर से पूछिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बता दिया and you have to try 2, 3 and 4। चूंकि अभी सारे लोग प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व भी नहीं किए हैं, सो मैं सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 9, write the antecedent given part and the part to be proved in the following statement। so if the all sides of a triangle are congruent, then its angle are congruent। okay, मीन्स एक हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अभी नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ एंड यू हैव टू ट्राई एट होम। सो दिस इज अ ट्रायंगल and all the sides are congruent, means AB is equal to BC is equal to CA। if all the angles of a sides of a triangle are congruent, then it is an equilateral triangle। so all the angles are also equal। so in an equilateral triangle all angle is of 60 degree। okay, so yes, so यहाँ पे गिवन क्या दिया गया, द फर्स्ट थिंग इज दैट साइड्स क्या है, साइड्स आर कन्ग्रुएंट। ओके, साइड्स कन्ग्रुएंट है तो वो इक्वल होगी तो वो क्या होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी। if the triangle is equilateral then all angles are equal, and if the all angles are equal, okay, then the sum of all angles of a triangle is 180 degree and measurement of one angle is 60 degree। okay, coming to the second part, the diagonal of a parallelogram bisect each other। पैरेललोग्राम की डायगोनल क्या होती है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मींस ये मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा काफी, अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं डिटेल्स में। लेट अस सपोज AC ये डायगोनल है, सो O is the intersecting point, so AO is equal to CO, means here in a parallelogram there are two diagonal AC and BD। okay, so
AC diagonal is divided by BD at point O into two equal part. Bisect का मतलब क्या होता है? Dividing into two equal part. So ये सारे क्वेश्चन आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा. In next class we will there are 10 question. I will discuss 1 2 3 okay. I will discuss 2-3 question in next class from this practice set 1. Okay. आपको जहां भी क्वेरी होगी वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करें. इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट 1.3 1.2 भी सॉल्व करके आइएगा. राइट. बिकॉज यहाँ पे नीचे में जो आप क्वेश्चन देख रहे हो दिस इज ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि आप क्लास 8 में इसकी ये सारे थ्योरम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. राइट. सो नाउ द चैप्टर नंबर 2. नाउ our topic is parallel line. So what do you understand by parallel line? So आप हैंड रेज करके बताइए पैरेलल लाइन से आप क्या समझते हैं. Those who wants to tell please raise your hand. Parallel line. Yes, Mansi, you can speak. Yes, sir. The lines which do not intersect each other are called parallel lines. Okay. So the first point from Mansi is that means ये क्या करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती है. राइट. Yes. Anybody else wants to say? ओके. यस. सो मैं आपको पैरेलल लाइन के बारे में बताता हूँ. पैरेलल लाइन आप क्लास 7 में आप पढ़े होंगे. जो पुराने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे वो उन्हें क्लास 7 में शायद में मैथ पढ़ाया था. ओके. सो पैरेलल लाइन हम उसे कहते हैं दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस आप कहीं भी चले जाओ वो क्या होगी? सेम होगी. ओके. तो इसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन. एग्जाम्पल में देता हूँ. रेलवे ट्रैक. ओके. रेलवे ट्रैक जो होती है आप कहीं भी चले जाओ. फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में हो और ये रेलवे ट्रैक है. दिस इज रेलवे ट्रैक. मीन्स इस पे क्या चलती है? ट्रेन चलती है. ओके. तो ये क्या हो? अभी आप मुंबई में हो और आप चले जाओ ओडिशा. ओके. तो वहां पे भी ये जो यहाँ पे जो पैरेलल ये ट्रैक के बीच में ये जो डिस्टेंस अगर ये जितनी है ये डिस्टेंस यहाँ पर भी उतनी ही रहेगी. मीन्स कभी ऐसा नहीं होगा कि रेल की पटरी ऐसे जा रही है और कहीं जा करके मिल गई. ओके. ऐसा कभी नहीं होता है. तो रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन. सो two lines are said to be parallel when the distance between two lines is always equal. Okay, parallel line होने के लिए आपको दो lines चाहिए. Okay, and the distance between two lines are always equal. Okay, so I am going to write definition over here. Our topic is parallel lines. Okay. So parallel line अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे two lines. You can note down to your notebook. Two lines are said to be parallel if the distance between them
ऑलवेज सेंड। आपको समझने के लिए मैं आपको रेलवे ट्रैक का मैं एग्जाम्पल दिया, राइट। ये आप बस दिमाग में रखोगे। मेरे ख्याल से पैरेलल लाइन आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे पहले से ही। ओके, तो यहाँ पे आप मेरी जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हो, सो इस व्हाइट बोर्ड में भी बहुत सारे पैरेलल लाइंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ओके, जो आपकी नोटबुक होगी उसमें फॉर एग्जांपल दिस लाइन एंड दिस लाइन, so the distance between these lines seems to be equal, right? So these lines are also said to be parallel lines. So let us suppose this is a line and this is a line. Okay, so this line is parallel, means हम मान के चलते हैं that the distance between these two lines are parallel. So let us suppose this is L1 and this is L2. So if L1 and L2 are parallel, then it is written as L1 line is parallel to L2. Okay, L1 line is parallel to L2. इसे आप क्या पढ़ोगे? इसे पढ़ोगे आप is parallel to, means L1 line is parallel to L2. इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, ऐसा आप एरो दे दोगे, देन इट इज कॉल्ड एज पैरेलल। फॉर एग्जांपल हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, चला गया क्वाड्रिलेटरल मेरा। हाँ, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में आपको बताना है, लेट अस सपोज ए बी सी एंड डी। So in a quadrilateral we know that opposite sides are parallel. So AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. इसे लिखोगे कैसे आप? AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, right? So यहाँ पे आप समझ रहे होंगे डैड। हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मैंने यहाँ पे वन एरो का यूज किया सिंस यहाँ पे ए डी और सी बी भी पैरेलल है। सो अगर मैं यहाँ पे एक एरो का इस्तेमाल करूँ तो ऐसा लगेगा डैड ए डी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। सो इन दिस केस यू हैव टू यूज टू एरो टू रिप्रेजेंट AD is parallel to CD, CB, and it is written as AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. So it is 8:54 p.m. That's all for today class. In next class we will discuss about details on the topic parallel lines. So that's all for today class. I'm going to stop my presentation. If you have any question, then you can ask your question. आपको कुछ पूछना है तो आप hand raise करके आप question पूछ सकते हो. Otherwise, please leave the class. We will discuss questions of chapter number 1 in next class for first 20 minutes. After that, we will discuss chapter number 2. So that's all for today class. Now you can leave.